नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री लेक्चर सीरीज के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आधुनिक भारतीय इतिहास को समझने के प्रयास कर रहे हैं और इस क्रम में अब समझना शुरू किए हैं कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में राजनीतिक रूप से अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करता है। इस संबंध में हमने सबसे पहले बंगाल के विषय में समझा कि बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से नियंत्रण करता है। इसके बाद दक्षिण भारत के राज्य मैसूर के बारे में हमने समझा कि मैसूर पर ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से 4 लड़ाइयाँ लड़ता है और फिर मैसूर को अपने नियंत्रण में लेता है। पिछले वीडियो में हमने ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा के बीच संघर्ष की कहानी को समझा और हमने देखा कि मराठा के साथ कई युद्ध हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के, और इस युद्ध में अंततः ईस्ट इंडिया कंपनी मराठा राज्य पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में सफल हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी सिंध पर किस तरीके से विजय प्राप्त करता है, और फिर पंजाब के कहानी के को भी समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अंततः ईस्ट इंडिया कंपनी पंजाब को भी अपने नियंत्रण में ले लेता है। तो सबसे पहले समझते हैं सिंध पर या सिंध विजय। सिंध विजय यानी कि सिंध पर ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से नियंत्रण स्थापित करता है, हम इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, अगर हम सिंध की स्थिति को समझें, जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के राज्यों को नियंत्रण में ले रहा था, तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि उस समय सिंध में क्या चल रहा था, सिंध की राजनीतिक स्थिति किस तरीके से था। तो देखिए क्या होता है कि 1783 ईस्वी में तालपुरा का बलूच जनजाति सिंध पर नियंत्रण, सिंध पर नियंत्रण, ये तालपुरा के बलूच जनजाति क्या करते हैं कि सिंध पर नियंत्रण कर लेते हैं। इससे पहले सिंध पर एक राजवंश का शासन था जिसको कहते हैं कल्लोरा राजवंश। कल्लोरा शासक का नियंत्रण था, और इस कल्लोरा शासक को 1783 ईस्वी में इस बलूच जनजाति के द्वारा हरा दिया जाता है। और इस बलूच जनजाति में 4 भाई थे, जिसमें कि मीर फतेह अली खान सबसे महत्वपूर्ण थे। मीर फतेह अली खान और ये 4 भाई मिलकर के इसको 4 यार भी कहा जाता है। 4 यार, इस 4 भाई के द्वारा क्या किया जाता है कि 1783 ईस्वी में सिंध पर जो कल्लोरा राजवंश का शासक था उसको हरा करके सिंध को अपने नियंत्रण में ले लिया जाता है। और इसके बाद सिंध को क्या किया जाता है कि ये 4 भाई बांट लेते हैं और उस पर अपना शासन करना शुरू कर देते हैं। हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि आखिर सिंध क्यों अंग्रेज के लिए महत्वपूर्ण था। तो देखिए, जो सिंध की स्थिति है ये एक ऐसा स्थिति है जो जब हम अविभाज्य भारत की बात करते हैं, और चूंकि उस समय आज का जो सेंट्रल एशियन कंट्री है, ये सेंट्रल एशियन कंट्री यूरोप में रूसी साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था, तो बहुत करीब था रूस भारत के उस समय पे, और इसके वजह से सिंध का महत्व और भी बढ़ता चला गया। और जब हम 1800 ईस्वी की आसपास की बात करें, तो 1800 ईस्वी में फ्रांस में नेपोलियन का उदय हो चुका है, और नेपोलियन यूरोप के कई देशों को जीत लेता है, और उनको नेपोलियन ये भी प्रयास करता है कि वह भारत पर भी आक्रमण करे। दूसरी तरफ धीरे धीरे रूस का प्रभाव भी बढ़ता जा रहा है, रूस भी अपने साम्राज्य निर्माण के काम में लगा हुआ है। तो होता क्या है कि होता यह है कि 1807 में
नेपोलियन और रूस के बीच एक संधि होता है जिसको नाम दिया जाता है तिलसित की संधि। तिलसित की संधि 1807 में तिलसित की संधि होता है। किसके किसके बीच? एक तरफ नेपोलियन एवं रूस के जार अलेक्जेंडर द्वितीय के बीच। रूस के जार के बीच 1807 में तिलसित की संधि होता है नेपोलियन एवं रूस के जार अलेक्जेंडर प्रथम के बीच। और इस संधि के द्वारा ये शर्त रखा जाता है, इस संधि की शर्त में ये होते हैं कि नेपोलियन यानी कि फ्रांस और रूस जो स्थलीय रास्ते हैं, स्थलीय मार्ग से भारत पर आक्रमण करेंगे। जो ब्रिटेन की साम्राज्य उस समय पे भारत था, भारत पर आक्रमण किया जाएगा। क्योंकि जो रूस की सीमा है वो लगभग भारत के सीमा को छूता था, क्योंकि आज के जो मध्य एशिया का देश है ये रूसी साम्राज्य का हिस्सा था। तो इस स्थिति में नेपोलियन और रूस के जार अलेक्जेंडर प्रथम के बीच ये संधि होता है। इस संधि को नाम दिया जाता है तिलसित की संधि। और इस संधि के द्वारा ये निर्णय लिया जाता है कि स्थलीय मार्ग से भारत पर आक्रमण किया जाएगा और इसमें रूस सहयोग करेगा नेपोलियन के लिए रास्ता बनाएगा। अब चूंकि भारत ब्रिटेन का एक महत्वपूर्ण उपनिवेश है, महत्वपूर्ण कॉलोनी है, तो इस चीज से बचने के लिए क्या किया जाता है कि एक संधि करता है ब्रिटिश। ब्रिटिश को ये पता चल गया, ब्रिटेन को ये पता चल गया कि रूस और फ्रांस मिलकर के भारत पर आक्रमण करने वाले हैं, और इसके लिए जो रास्ता होगा वो कौन सा होगा? वो सिंध होगा। सिंध के रास्ते से भारत पर आक्रमण करेगा। तो सिंध को बफर के रूप में, यानी कि बफर जोन के रूप में उपयोग करना चाहते हैं कौन? तो ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि अभी तक सिंध ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में नहीं है। तो अगर सिंध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बफर स्टेट के रूप में काम करेगा तो भारत को वो आसानी से सुरक्षित रख सकता है। तो इसके वजह से क्या होता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिंध के बीच एक संधि होता है जिसको नाम दिया जाता है शाश्वत मित्रता की संधि। शाश्वत मित्रता की संधि, मित्रता की संधि। और ये संधि किसके किसके बीच होता है? तो ये ब्रिटेन या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एवं सिंध के बीच होता है। सिंध के बीच होता है। अगर हम इस संधि के शर्त को देखें तो इस संधि का जो पहला शर्त था, इसमें पहला शर्त यही था कि सिंध किसी भी फ्रांसीसी व्यापारी को, फ्रांसीसी नागरिक को अपने राज्य में नहीं रहने देंगे। यानी कि सिंध के जो शासक है उस पर यह शर्त आरोपित किया गया कि वो किसी भी फ्रांसीसी नागरिक को अपने देश में या अपने राज्य में नहीं रहने देंगे, और किसी भी यूरोपीय देश से वो रिश्ते नहीं रखेंगे, केवल और केवल ब्रिटेन से रिश्ते रखेंगे। दूसरा इस संधि का ये शर्त था कि एक एजेंट ईस्ट इंडिया कंपनी का सिंध में रहेगा और सिंध का भी एक एजेंट ईस्ट इंडिया कंपनी के दरबार में रहेगा, राजधानी में रहेगा। इसके द्वारा क्या होता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस चीज का प्रयास करता है कि वो देख सके कि सिंध किस तरीके का निर्णय ले रहा है, दूसरे देश के साथ किस तरह का रिश्ता स्थापित कर रहा है। और चूंकि 1807 में तिलसित की संधि हुआ था जिसमें कि नेपोलियन और रूस के जार भारत पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था, पर इसके बाद के वर्षों में नेपोलियन बुरी तरीके से यूरोप की लड़ाई में उलझ जाते हैं और यहाँ तक 1815 में वाटरलू की लड़ाई में उनका हार होता है और अंततः उसके मृत्यु हो जाता है। तो उसके मृत्यु के बाद कुछ सालों तक सिंध पर रूसी या फ्रांसीसी आक्रमण का खतरा टल गया। इसके बाद क्या होता है कि 1836 में
1836। अब देखिए 1836 में भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कौन आते हैं, तो लॉर्ड ऑकलैंड आते हैं। अब हम समझते हैं कि लॉर्ड ऑकलैंड के समय में सिंध के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का रिश्ता किस तरीके का था। तो लॉर्ड ऑकलैंड एवं सिंध तो ये जो लॉर्ड ऑकलैंड है ये कब आता है, 1836 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल के रूप में बन के आता है। और इसके बाद क्या होता है कि लॉर्ड ऑकलैंड के समय में धीरे धीरे फिर से रूस भारत पर हमला करने की योजना बनाता है। जो ब्रिटेन का एक महत्वपूर्ण उपनिवेश भारत था, उस पर रूस का ध्यान आता है और रूस चाहता है कि इस उपनिवेश पर वो अपना नियंत्रण स्थापित करे। तो क्या होता है, अब देखिए अगर हम सिंध की स्थिति को देखें तो सिंध के एक तरफ रूस होता है, एक तरफ होता है अफगानिस्तान और एक तरफ पंजाब और एक तरफ होता है, ये वो डायरेक्शन नहीं है जो सिंध के चौहद्दी को बताएगा, पर हम समझाने के लिए बता रहे हैं। तो एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित कर चुका है, दूसरी तरफ रूस का भी ध्यान किस पर है, सिंध पर है। एक तरफ अफगानिस्तान होता है, अफगानिस्तान के साथ भी सिंध की लड़ाइयाँ कई बार चलती है। और एक महत्वपूर्ण चीज ये होता है कि पंजाब प्रांत, इस समय पंजाब पर शासक होते हैं महाराजा रंजीत सिंह, और रंजीत सिंह भी चाहते हैं सिंध को अपने अधीन करना, सिंध को विजय करना। अब देखिए लॉर्ड ऑकलैंड के समय में सिंध पर नियंत्रण करने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि रूस अब मजबूत हो चुका है और रूस अपना साम्राज्य के विस्तार करने के लिए सिंध के रास्ते भारत पर हमला करने का प्लान बना रहा है। तो क्या होता है कि सिंध के लिए सबसे पहले 1838 ईस्वी में 1838 में क्या होता है कि सिंध को लेकर के जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, EIC है, ईस्ट इंडिया कंपनी एवं रंजीत सिंह के साथ सिंध को लेकर के ईस्ट इंडिया कंपनी एवं रंजीत सिंह के साथ एक संधि होता है, यानी कि 1838 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी और रंजीत सिंह के बीच एक संधि हो जाता है। इस संधि के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी रंजीत सिंह को इस बात को मनाने के लिए मनाने में समर्थ हो जाता है, मना लेता है कि जब भी सिंध और एवं पंजाब के बीच विवाद होगा तो इसकी मध्यस्थता कौन करेगा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी करेगा, अंग्रेज करेगा। इससे आगे के वर्ष में क्या होता है कि आगे के वर्ष में क्या होता है कि सिंध पर यह दबाव बनाया जाता है, सिंध पर दबाव बनाया जाता है कि सिंध पर पंजाब आक्रमण करने वाले हैं। पर ईस्ट इंडिया कंपनी पंजाब के साथ पहले ही एक संधि कर लेता है, जिसके तहत वो महाराजा रंजीत सिंह को इस बात के लिए मना लेते हैं कि वो सिंध पर आक्रमण नहीं करेंगे। पर 1838 में सिंध को ये बताया जाता है कि रंजीत सिंह सिंध पर आक्रमण करने वाले हैं, इसके लिए सिंध को जरूरी है कि वो अफगानिस्तान ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कर ले। तो 1839 ईस्वी में क्या होता है कि जो सिंध है ये रंजीत सिंह के आक्रमण के भय की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कर लेता है और सिंध ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आ जाता है। 1839
सिंध सहायक संधि स्वीकार कर लेता है। स्वीकार कर लेता है, यानी कि 1838 में ईस्ट इंडिया कंपनी और पंजाब के बीच एक संधि होता है, जिसमें पंजाब को यह कहा जाता है कि पंजाब सिंध पर आक्रमण नहीं करेंगे, पर इस चीज के फायदा उठाते हैं अंग्रेज, और सिंध को बताता है कि पंजाब उस पर आक्रमण करने वाले हैं, और अगर उसको इस आक्रमण से बचना है तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के सहायक संधि को स्वीकार कर ले। इस सहायक संधि के स्वीकार करने के बाद क्या होता है कि इसके लिए जो शर्त रखा जाता है, वो शर्त ये रखा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपना सैनिक कहाँ पे रख देते हैं, कुछ सैनिक की नियुक्ति कर देते हैं, कहाँ पे, सिंध में, और सहायक संधि हुआ है तो इस सैनिक के लिए वेतन देने का काम कौन करेगा, तो सिंध के शासक करेगा। दूसरी तरफ सिंध पर एक और शर्त आरोपित किया जाता है कि सिंध किसी भी विदेशी देश के साथ संबंध नहीं रखेगा, विदेशी राज्य के साथ संबंध नहीं रखेगा, और इसके बाद किसी भी फ्रांसीसी नागरिक को भारत में नहीं रहने देगा, फ्रांसीसी नागरिक को भी भारत में नहीं रहने देगा। तो इस तरीके से 1839 में ईस्ट इंडिया कंपनी लॉर्ड ऑकलैंड के उस समय लॉर्ड ऑकलैंड भारत का गवर्नर जनरल था, उसके कार्यकाल में सिंध के साथ एक संधि करता है, और इस संधि के तहत सिंध सहायक संधि को स्वीकार कर लेता है और ये ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो जाता है। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से पंजाब विजय किया, पंजाब को किस तरीके से अपने नियंत्रण में लेता है। तो देखिए, अगर हम पंजाब राज्य की बात करें, पंजाब, तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी पंजाब को नियंत्रण में लिया, या ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अन्य राज्यों को अपने नियंत्रण में ले रहा था, तो इस समय पंजाब के शासक थे महाराजा रणजीत सिंह। रणजीत सिंह की बात करें तो उससे पहले भी बहुत सारे सिख धर्म के नेता आए, जैसे हम सिख गुरु गोविंद सिंह की कहानी को पढ़ते हैं, या दूसरे जो सिख गुरु हुए उन्होंने भी लंबे समय तक उस समय के जो मुगल शासक थे उनके साथ संघर्ष किया और एक सिख राज स्थापना करने का कोशिश किया, पर वो हद तक सफल नहीं हुए थे। और जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु होती है, जो सिख के 10वें गुरु थे, उसके मृत्यु के पश्चात जो सिख राज था वो धीरे धीरे बिखर गया था। फिर सिख राज को एकीकृत करने में, सिख राज को फिर से जोड़ करके एक राज्य बनाने में महाराजा रणजीत सिंह का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम महाराजा रणजीत सिंह के बारे में समझेंगे कि महाराजा रणजीत सिंह किस तरीके से सिख को जोड़ करके एक राज्य बनाया। और अंग्रेज के साथ जब तक महाराजा रणजीत सिंह जिंदा थे, सिख राज्य का रिश्ता बहुत अच्छा था, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेज के पास बहुत ज्यादा सैनिक थे और दोनों इस बात को समझते थे कि युद्ध में उलझने से किसी का भी फायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, जो रणजीत सिंह है, रणजीत सिंह की बात करें तो रणजीत सिंह क्या करता है कि बहुत सारे छोटे छोटे सिख मिसलों को जोड़ करके एक सिख राज्य का निर्माण करता है। यानी कि सिख राज्य कई छोटे छोटे संगठनों में विभाजित था, कई छोटे छोटे क्षेत्र में सिख राज्य बिखरे हुए थे और हर एक क्षेत्र का अपना एक शासक होता था जिसका उस पर नियंत्रण होता था। महाराजा रंजीत इस छोटे छोटे क्षेत्र को मिस्ल कहा जाता था, इस छोटे क्षेत्र को मिस्ल कहा जाता था। और महाराजा रणजीत सिंह जो था ये शुकर चकिया मिस्ल का था। ये किस मिस्ल का था? तो शुकर चकिया मिस्ल का था। महाराजा रणजीत सिंह शुकर चकिया मिस्ल का था। इन्होंने कई सारे सिख राज्यों को जोड़ करके, यानी कि ये छोटे छोटे सिख राज्यों मिस्ल में विभाजित था,
इन सबको जोड़ करके एक सिख राज्य की स्थापना किया और उस पर अपना शासन करना शुरू किया। देखिए, सिख राज्य को जब इन्होंने जोड़ करके बनाया तो इसके बाद इन्होंने आज के समय का जो पाकिस्तान है उस क्षेत्र पर भी शासन किया और धीरे धीरे अपने राज्य को विस्तार किया। हम समझते हैं कि अंग्रेज और महाराजा रंजीत सिंह के बीच किस तरीके का रिश्ता था। अंग्रेज एवं रंजीत सिंह। अंग्रेज एवं रंजीत सिंह। सबसे पहला चीज देखने को मिलता है सैनिक। तो अंग्रेज के पास आधुनिक हथियार से लैस सैनिक था जिसके पास बहुत ज्यादा अनुभव था। ठीक दूसरे तरफ जो महाराजा रंजीत सिंह थे, महाराजा रंजीत सिंह के पास उस समय के जितने भी भारतीय शासक थे, इन सब शासक में सबसे ज्यादा सैनिक हुआ करता था। और रंजीत सिंह के सैनिक में विदेशी सैनिक भी बहुत ज्यादा थे। जब फ्रांस में नेपोलियन की शक्ति समाप्त हो गया तो बहुत सारे फ्रांसीसी सैनिक महाराजा रंजीत सिंह के दरबार में आए और सैनिक के रूप में काम करना उन्होंने शुरू किया। तो अंग्रेज के पास भी आधुनिक हथियार थे, उनका सैनिक भी बहुत सुदृढ़ था। दूसरे तरफ महाराजा रंजीत सिंह के पास भी बहुत अधिक सैनिक था और इसके पास भी जो सैनिक थे उनके अंदर भी युद्ध कौशल अच्छा था, उनको भी अच्छा ट्रेनिंग दिया गया था। तो अंग्रेज कभी भी महाराजा रंजीत सिंह के साथ सीधे उलझना नहीं चाहते थे, युद्ध करना नहीं चाहते थे, क्योंकि अंग्रेज इस समय पर भारत के दूसरे भागों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करता है। तो अंग्रेज ने क्या किया कि महाराजा रंजीत सिंह के साथ एक संधि किया और इस संधि में जो सतलज नदी है, सतलज नदी को ईस्ट इंडिया कंपनी अपने राज्य के सीमा और जो सिख राज्य है जिसका शासक है रंजीत सिंह, उनके सीमा रेखा के बीच में निर्धारित किया किसको, सतलज नदी को। यानी कि माना गया कि सतलज नदी के उस साइड सिख राज्य होगा और सतलज नदी के इस पार ब्रिटिश राज्य होगा और दोनों एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, दोनों एक दूसरे के राज्य का विस्तार नहीं करेंगे। और इस संधि को नाम दिया जाता है, इस संधि को नाम दिया जाता है कौन सा संधि? ये संधि हुआ था कब? 1809 ईस्वी में, 1809 ईस्वी में। और इस संधि को नाम दिया गया अमृतसर की संधि, अमृतसर की संधि। यानी कि अमृतसर की संधि के द्वारा रंजीत सिंह को इस बात के लिए सहमत कर लिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कि वो दोनों एक दूसरे के राज्य पर आक्रमण नहीं करेंगे, अपने राज्य के अंदर ही रहेंगे। दूसरी तरफ जो अंग्रेज है वो सिंध को अपना अधीन करना चाहता था, क्योंकि सिंध पर रूस के आक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा था और नेपोलियन के खतरा बढ़ता जा रहा था। तो उन्होंने रंजीत सिंह को इस बात के लिए भी मना लिया कि रंजीत सिंह सिंध पर आक्रमण नहीं करेगा। रंजीत सिंह अपने राज्य के विस्तार करने के लिए सिंध पर आक्रमण की योजना बना रहे थे, पर उन्होंने चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ पहले ही संधि कर लिया था तो इसलिए उन्होंने आक्रमण नहीं किया। पर होता क्या है कि 1839 ईस्वी में महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाता है। महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु। अब देखिए, महाराजा रंजीत सिंह के मृत्यु हो जाता है 1839 में। जब तक रंजीत सिंह जिंदा होते हैं तब तक अंग्रेज कभी भी उसके साथ युद्ध में नहीं उलझते हैं।
पर होता यह है कि रणजीत सिंह के मृत्यु के बाद सिख राज में कोई भी योग्य शासक नहीं आते हैं और सिख राज धीरे धीरे कमजोर होता चला जाता है। और क्या होता है कि 1845 से लेकर के 46 के बीच प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध ये कब से कब होता है? 1845 से लेकर के 1846 ईस्वी के बीच होता है। अगर हम प्रथम आंग्ल युद्ध के कारण को देखें तो कारण क्या होता है? देखिए, हमने शुरू में ही आपको बताया कि अमृतसर के संधि के तहत सतलज नदी ब्रिटिश राज्य के सीमा और ईस्ट इंडिया सिख राज्य के सीमा को अलग करता था। होता क्या है कि इस समय दिलीप सिंह गद्दी पर होते हैं। दिलीप सिंह, ये दिलीप सिंह कौन है? तो महाराजा रणजीत सिंह के अल्पवयस्क पुत्र हैं। अल्पवयस्क पुत्र है और इसके माता होती है, इसके माता कौन होती है? तो जिंद कौर। जिंद कौर। अभी जो दिलीप सिंह है ये अल्पवयस्क है। इन्होंने सीधे तरीके से सिख राज्य के सत्ता अपने हाथ में नहीं लिया है और इसके संरक्षिका के रूप में इसकी माता होती है जिंद कौर। इससे क्या होता है कि सिख दरबार के जो दूसरे अधिकारी थे, सिख दरबार के जो सैनिक थे या सेनापति थे, वो जबरदस्ती क्या होता है कि इससे अनुमति ले लेता है और अनुमति लेने के बाद अनुमति किस चीज का लेता है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य पर आक्रमण करने का और सतलज नदी को पार करके ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य पर आक्रमण कर देता है। जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य पर आक्रमण करता है, ईस्ट इंडिया कंपनी समझ जाता है कि अब सही समय आया है जब पंजाब को अपने अधीन किया जा सकता है, क्योंकि पंजाब में न तो योग्य नेतृत्व है और पंजाब की शक्ति भी जो उनके राजघराने हैं, राजा दरबारियों के बीच बटा हुआ है। दरबारी के बीच एकता नहीं है। दरबारी में अलग अलग लोग जो सिख राज्य की शक्ति पर अप्रत्यक्ष तरीके से अपना कंट्रोल करना चाहता है। तो पंजाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1845 से लेकर के 1846 ईस्वी के बीच एक युद्ध होता है और इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी सिख राज्य को हराते हैं और हराने के बाद एक संधि होता है जिसको कहा गया लाहौर की संधि। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से जब सिख राज हार जाता है तो इसके बाद होता है लाहौर की संधि। लाहौर की संधि, और ये लाहौर की संधि कब होता है? तो ये संधि होता है 1846 ईस्वी में। इस संधि के तहत क्या सब होता है? तो सबसे पहले ये करना पड़ा कि सिख राज्य की सेना को समाप्त कर दिया गया। सिख राज्य की सेना रखने के अधिकार की समाप्ति। अधिकार की समाप्ति यानी कि सिख राज अब अपना सैनिक नहीं रख सकते थे। दूसरा चीज इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ये कहा कि चूंकि सिख राज अन्य यूरोपीय देश के नागरिक को अपने राज्य में नहीं रहने देंगे। अपने राज्य में संरक्षण नहीं देंगे। पहला तो इस संधि का यही शर्त था कि सिख राज सेना नहीं रखेंगे। सैनिक रूप से सिख राज्य को क्या किया गया? कमजोर कर दिया गया। और दूसरा कि अन्य यूरोपीय सैनिक को नहीं रखेंगे और किसी भी अन्य यूरोपीय देश के नागरिक को अपने राज्य में शरण नहीं देंगे।
जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि सिख राज में बहुत सारे ऐसे सैनिक थे जो यूरोपीय थे। जब नेपोलियन का शक्ति यूरोप में समाप्त हो गया था तो बहुत सारे फ्रांसीसी सैनिक आकर के सिख राज के अंदर नौकरी करना शुरू किया। पर 1846 में जो संधि हुआ था, लाहौर की संधि, इस संधि के द्वारा सिख राज्य को कमजोर बना दिया गया और सिख राज अब कोई भी जो विदेशी राज्य के साथ संबंध है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के मर्जी के बिना नहीं ले सकता था। अब हम समझते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का जो समय काल था ये था 1848 से लेकर के 1849 ईस्वी के बीच। 1848 से 1849 ईस्वी के बीच। अगर हम इस युद्ध के कारण को समझें, इसका क्या कारण रहा, तो देखिए, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ। इस युद्ध में संधि के शर्त के रूप में जो सिख सैनिक थे, सिख सैनिक को क्या किया गया कि मुक्त कर दिया गया कि सिख राज अब अपना सैनिक नहीं रख सकते थे। जिसके कारण से क्या होता है कि बहुत सारे सैनिक अब नौकरी से निकाल दिए गए, बेरोजगार हो गए। इसके वजह से राज्य में असंतोष की घटना बढ़ना शुरू हो गया। राज्य में कई तरह की उपद्रव की घटना बढ़ना शुरू हो गया। उसके बाद क्या होता है कि कुछ साल के बाद 2 अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दिया जाता है। अंग्रेज अधिकारी की हत्या, अधिकारी की हत्या। और एक चीज याद रखिए कि ये एक ऐसा समय है जब भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कौन होता है, गवर्नर जनरल के रूप में होते हैं डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। और जब 2 ब्रिटिश अधिकारी की हत्या होता है तो इस हत्या के कारण सिख राज्य पर आक्रमण होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का, और सिख राज्य के साथ युद्ध में सिख राज्य बुरी तरीके से हार होती है और सिख राज्य की हार हो जाता है। सिख राज्य की हार होने के साथ क्या होता है कि सिख राज्य पर कई तरह की पाबंदियां लगाया जाता है। जो सिख लोग थे उसको किसी तरह के हथियार रखने की अनुमति नहीं दिया जाता है, वो केवल और केवल कृपान रख सकते थे। और जो सिख राज्य के अल्पवयस्क राजा थे, महाराजा उस समय दिलीप सिंह थे, तो दिलीप सिंह को क्या किया जाता है कि कुछ पेंशन दे करके उसको विदेश भेज दिया जाता है, ब्रिटेन भेज दिया जाता है। यानी कि अब सिख राज्य पर कोई भी जो राजा है वो अब पंजाब का नहीं है, क्योंकि दिलीप सिंह को अब विदेश भेज दिया गया है। इस तरीके से सिख राज ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आ जाता है। लेकिन आंग्ल सिख युद्ध का महत्व क्यों है? आंग्ल सिख युद्ध का महत्व दूरगामी देखने को मिलता है आधुनिक भारत के इतिहास में। आंग्ल सिख युद्ध का महत्व इनका सबसे पहला महत्व तो ये देखने को मिलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार एक ऐसे सैनिक के साथ युद्ध करते हैं जो कम से कम ईस्ट इंडिया कंपनी के स्तर की उसमें निपुणता है, उनके अंदर गुण है। क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह की सेना बहुत ही आधुनिक सेना थी, उसके अंदर युद्ध की बहुत सारी रणनीति था, वो युद्ध बहुत सारे अच्छे अच्छे हथियार उनके पास थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली बार किसी ऐसे भारतीय राज्यों के सैनिक का सामना करना पड़ता है जो बहुत अच्छी स्थिति में होता है। दूसरा ये होता है कि इस युद्ध के बाद जब सिख सैनिक को देखता है ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वो समझ आते हैं कि सिख सैनिक को
वो अपने सैनिक में रख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर लड़ने की जो कला है, लड़ने की जो जज्बा है वो बहुत बेहतर है। तो इसके बाद सिख सैनिक ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक के रूप में काम करना शुरू करते हैं और 1857 का जो विद्रोह है, इस विद्रोह को दबाने में सिख सैनिक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इसके बाद कई सारे घटना होता है जिस घटना में सिख सैनिक ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ देते हैं और उस घटना में वो जो विद्रोह होता है ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसको दबाने में मदद करते हैं। तो इस तरीके से जो पंजाब राज्य है, पंजाब राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो जाते हैं और सिख सैनिक अब ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक के रूप में काम करना शुरू कर देते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।